आज से चंद साल पहले जबकि पूज्य बापूजी की इच्छा अनुसार हमारे प्यारे नेता जनता को जागृत कर रहे थे और देश के करोड़ों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को एक करके उन्हें विश्वास दिला रहे थे कि वो भारत को विदेशियों के पंजे से छुड़ाकर ही दम लेंगे, और जबकि सारा देश इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था, ठीक उसी वक्त बंबई स्टेट के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के आनंद नामी एक छोटे से कस्बे में दो लोक सेवक, प्रसिद्ध इंजीनियर श्री बी.डी. पटेल और मशहूर ज्ञानी श्री बी.के. पटेल एक साथ मिलकर एक दूसरे कठिन प्रश्न पर विचार कर रहे थे। वो कठिन प्रश्न था भारत के गांव की हालत को सुधारना। ऐसे गांव की जहां खेतों में पानी देने के साधन न होने के कारण आए साल अकाल आ धमकता है। ऐसे गांव की जहां कच्ची सड़कों की धूल और दूसरी गंदगी के कारण लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार बनते रहते हैं। ऐसे गांव की जिन्हें नौजवान छोड़कर बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं। इन गांव की हालत सुधारने के लिए जरूरी है कि इन नौजवानों को कहीं और जाने से रोका जाए, लेकिन ये तभी हो सकता है जबकि इनके लिए यहीं पर तालीम और नौकरी के साथ साथ दूसरी चीजों का भी इंतजाम किया जाए, जैसे कि साफ सुथरा पानी, सफाई के साधन, अच्छी सड़कें और घरेलू इस्तेमाल और ग्राम उद्योग के लिए बिजली। श्री बी.डी. पटेल और श्री बी.के. पटेल दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वो उजड़े हुए गांव को बसाने की सच्चे दिल से कोशिश करेंगे। ऐसे काम की शुरुआत उन्होंने सबसे पहले अपने ही जिले में करनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी स्थापित करने का विचार किया जिसमें पश्चिमी यूनिवर्सिटियों की अच्छाइयों के साथ साथ नालंदा और तक्षशिला जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों की पुरानी संस्कृति भी मौजूद हो। ये एक सपना था जिसे सच्चा साबित करने के लिए पैसे की जरूरत थी, इमारतों की जरूरत थी, जमीन की जरूरत थी, लेकिन इनके पास न तो एक फूटी कौड़ी थी और न ही चप्पा भर जमीन। उम्मीद, हिम्मत और हौसले का सरमाया लेकर ये लोग जमीन की खोज में निकले और कितने ही एकड़ जमीन ढूंढ निकाली। हालांकि लोग एक गांव से दूसरे गांव तक यहीं से जाते थे, लेकिन इन ऊंची नीची और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों को, जो कि बरसात के मौसम में पानी और कीचड़ से भर जाती थी, सुधारने का ख्याल किसी को भी नहीं आया था। और फिर ये जंगल डाकुओं और लुटेरों का देश था। किसी अकेले आदमी के लिए इन लुटेरों से बचकर निकलना तो एक नामुमकिन सी बात थी। चतुर सरदार को इन लुटेरों का बादशाह माना जाता था, लेकिन पटेलों की हिम्मत और हौसला चुराना इन चोरों के बस की बात नहीं थी। और आखिरकार इन्होंने जमींदारों से जमीन लेने की एक अच्छी सी तरकीब ढूंढ निकाली। इस तरकीब में जादू का असर था और एक एक करके तमाम जमींदारों ने इनके दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इस दस्तावेज में लिखा था कि जमीन की हालत सुधारने के बाद जमींदारों की दी हुई आधी जमीन उन्हें अपने अपने मकान बनाने के लिए वापस कर दी जाएगी और आधी का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी की इमारतों, मंडल की फैक्ट्रियों, कारखानों और सड़कों के लिए किया जाएगा। अपना काम जल्दी शुरू करने के लिए ये लोग खुद इस जंगल में रहने आए। इनकी हिम्मत ने डाकुओं के बादशाह चतुर सरदार पर भी गहरा असर डाला। अब उसे यकीन हो गया कि ये लोग ये सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई और खुशहाली के लिए कर रहे हैं। और अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इसने सौगंध उठाई कि आज से वो किसी भी हथियार को हाथ नहीं लगाएगा। इस तरह चोरों का दिल चुरा लेने के बाद इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया। झोंपड़े में विद्यानगर का नक्शा तैयार होने लगा और तैयार हो जाने के बाद ये जमींदारों को दिखाया गया। मंडल की दरखास्त पर जमींदारों ने अपनी अपनी जमीन को सुधारने के लिए फी गज 1 रुपया देना भी स्वीकार कर लिया। फिर फौरन ही बाद एक तरफ जमीन को हमवार करने का काम शुरू हो गया और दूसरी तरफ ईंटों और चूना भट्टियों का मुहूर्त एक हरिजन के हाथों करवाया गया।
इसके बाद एक बहुत बड़े इंजन के जरिए बिजली पैदा की गई। बिजली न सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए बल्कि एक छोटी सी वर्कशॉप चलाने के लिए भी, जो कि इमारतों के लिए कुंडियां और कब्जे वगैरह तैयार करने के लिए बनाई गई थी। लकड़ी की खिड़कियां और दरवाजे बनाने वाला कारखाना और नगर निवासियों के लिए पानी की ये टैंकी भी इसी बिजली के जरिए चलाई गई। इन कारखानों ने आसपास के रहने वालों के जीवन को ही बदल डाला। दिन भर काम करने के बाद ये लोग रात को भजन गाया करते थे और कभी कभी मर्द औरत की पोशाक पहनकर लोक नृत्य से अपना और पटेलों का मन बहलाया करते थे। जनवरी सन 1947 में विट्ठलभाई पटेल महाविद्यालय की इमारत बनने लगी और जून सन 1947 में इन अधूरे ही कमरों में पढ़ाई भी शुरू हो गई। लेकिन आज इनके इस आर्ट्स और साइंस के कॉलेज की आलीशान इमारत 1 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर बड़ी शान से खड़ी है। सरदार पटेल का अमर संदेश इसके दरवाजे पर ही खुदा हुआ है। बिना चरित्र की पढ़ाई बेकार है। हम यहाँ हर विद्यार्थी को आजाद भारत का सच्चा नागरिक बनाएंगे। हम इस विद्यालय में नौकरी तलाश करने वाले नौकर नहीं, बल्कि निडर, बहादुर, सेवक और शक्तिशाली सैनिक तैयार करेंगे। कॉलेज के अंदर लेबोरेटरीज हैं, जहाँ नई से नई मशीनों और यंत्रों द्वारा विद्यार्थी वैज्ञानिक खोज और छानबीन करते हैं। प्रिंसिपल श्री N.M. शाह इस कॉलेज को बड़ी सफलता से चला रहे हैं। विद्यार्थी प्राचीन वस्तुओं की विद्या को भी बड़े शौक से ग्रहण करते हैं। इस अजायब घर में पुराने जमाने की मूर्तियां और सिक्के वगैरह वगैरह सब कुछ मौजूद हैं। ठीक 1 साल बाद जून 1948 में बिरला इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत भी तैयार हो गई। ये कॉलेज प्रसिद्ध दानी बिरला ब्रदर्स के नाम पर चलाया गया है, जिन्होंने इसके लिए 25 लाख रुपए दान दिया था। इस कॉलेज का उद्घाटन हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। इस लंबे चौड़े ड्राइंग हॉल में 600 विद्यार्थी एक साथ काम कर सकते हैं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल श्री S.B. जुन्नरकर हैं, जिनकी निगरानी में सैकड़ों नौजवान नई से नई मशीनों और यंत्रों की मदद से शिक्षा ले रहे हैं। बहुत ही जल्द ये नौजवान कामयाब इंजीनियर बनकर देश को तरक्की की चोटी पर पहुंचाने के काम में भाग लेने लगेंगे। भारत के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को मान देने के लिए मंडल ने इस विद्यानगर का नाम वल्लभ विद्यानगर रखा। 13 फरवरी सन 1949 का दिन वल्लभ विद्यानगर के इतिहास में सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा, जबकि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू इस नए नगर का बुनियादी पत्थर रखने के लिए यहाँ तक पधारे थे। आपने अपने भाषण में कहा, मुझे ये जानकर खुशी होती है कि ये संस्था सरकारी सहायता पर आधार नहीं रखती, बल्कि खुद अपने पांव पर खड़ी है। मुझे आशा है कि यहाँ की कार्रवाइयां देश के गांव-गांव में फैल जाएंगी। मंडल का अपना ही शिल्पी सरदार पटेल की 12 फुट ऊंची मूर्ति बना रहा है। ये मूर्ति वल्लभ विद्यानगर के इस बुनियादी पत्थर पर रखी जाएगी। मंडल ने इन आलीशान कॉलेजों के साथ साथ बच्चों के लिए मॉन्टेसरी, प्राइमरी और हाई स्कूल भी बनाए हैं। खुली हवा में बच्चे तरह तरह के खेलों और वर्जिश में निहायत दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं। यहाँ बच्चों को तालीम के साथ साथ अपनी सेहत बनाने का मौका भी दिया जाता है। 16 अक्टूबर सन 1950 वल्लभ विद्यानगर की जिंदगी में एक और सुनहरी दिन था, जबकि नगर निवासियों ने यूनियन प्रेसिडेंट का स्वागत किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ बीजे कॉमर्स कॉलेज का बुनियादी पत्थर रखने के लिए आए थे।
और सिर्फ 8 ही महीने के बाद कॉमर्स कॉलेज की इस आलीशान इमारत में पढ़ाई भी शुरू हो गई। जो विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाना भी चाहते हों, उन्हें मंडल की फैक्ट्रियों में काम करके कमाने का मौका भी दिया जाता है। नगर निवासियों और विद्यार्थियों की सेहत के लिए कसरत और शारीरिक परिश्रम का बंदोबस्त भी किया गया है। विद्यार्थी एक खुले चौड़े हाल में सुबह शाम कसरत करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री की शुरू की हुई एसीसी यहां भी शुरू की गई है और साथ साथ एनसीसी भी। विद्यार्थियों को इन्फेंट्री यानी राइफल और लाइट मशीन गन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मंडल ने प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के रहने का बंदोबस्त भी नगर ही में किया है। लेकिन मकान सिर्फ प्रोफेसरों और विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी बनाए गए हैं। ये 3 कमरों वाले मकान मजदूरों को सिर्फ 5 या 10 रुपए माहवार किराए पर दिए जा रहे हैं। हर मकान के साथ अलग अलग गुसलखाना है, फ्लश है और बिजली है। ये ऐसे मजदूरों का लोक नृत्य है जो अब नए जीवन से संतुष्ट होकर अपना फालतू वक्त नाच गानों में व्यतीत कर सकते हैं। जब सूर्योदय होता है और किरणें चारों तरफ रोशनी बरसाती हैं, मंडल के संस्थापक अपना काम आम के इसी पेड़ तले शुरू करते हैं जहां चंद ही साल पहले डाकुओं का अड्डा था। अब पटेलों के साथ उनके साथी भी हैं। आप हैं श्री एच.सी. शाह और आप श्री रामदास गुलाटी। हर किसी के आराम का ख्याल रखने वाले इन सच्चे सेवकों ने आज तक अपने आराम के लिए किसी बात की परवाह नहीं की। ये आम का पेड़ इनका घर है और दफ्तर भी। ऐसा दफ्तर जहां किसी को रोकने के लिए ना तो कोई दरवाजा है और ना ही चपरासी। ये इन्हीं के परिश्रम और नगर निवासियों की सहायता का फल है कि वो छोटी सी वर्कशॉप जो कि पहले सिर्फ कुंडियां और कब्जे तैयार करने के लिए बनाई गई थी, आज इतनी बड़ी वर्कशॉप और फाउंड्री में बदल गई है। आजकल यहाँ नगर की जरूरत की हर चीज बनाई जाती है। कील, कुंडियां और कब्जे, श्रीमती जी के बावर्ची खाने का सामान, फौलादी अलमारियां और आग से महफूज तिजोरियां, स्टोरेज टैंक और फ्लश। हर दरवाजा और खिड़की, मेज और कुर्सी, लाइब्रेरी का शेल्फ, लेबोरेटरी का बेंच और हर प्रकार का फर्नीचर इसी सुतार खाते में तैयार किया जाता है। कारखानों में बनाई हुई चीजों की तरह इन भट्टियों में ईंटें भी बहुत ज्यादा तादाद में बनाई जाती हैं। नगर की जरूरत से बची हुई दूसरी चीजें और ईंटें बहुत वाजबी दामों पर आसपास के गांव वाले ले जाते हैं। इस फैक्ट्री में अनेक प्रकार, साइज और डिजाइन की टाइलें बनाई जाती हैं और स्पन सीमेंट पाइप फैक्ट्री दिन रात सीमेंट की नालियां बनाने में मसरूफ है।
जमीन के अंदर बिछाई जाने वाली ये नालियां पीने के पानी के अलावा गटर के पानी को भी बहा कर ले जाती हैं और यही नालियां आसपास के तमाम खेतों में पानी देने के लिए भी बिछाई जा रही हैं। यहीं बनाए हुए सीमेंट के ये खंभे बिजली के खंभों का काम दे रहे हैं। दफ्तर के कागज, स्कूल और कॉलेजों की किताबें और परीक्षा के पर्चे मंडल के अपने ही छापेखाने में छापे जाते हैं। सफर के लिए मंडल के पास बहुत सी बसें हैं। ये बसें इनकी अपनी तैयार की हुई पक्की सड़कों पर चलती हैं और मुकर्ररा वक्त पर आनंद और दूसरे आसपास के गांव से विद्यार्थियों और मुसाफिरों को यहां ले आती हैं। सरकार ने वल्लभ विद्यानगर को एक अलग कस्बे का दर्जा दिया है जो कि ग्राम पंचायत के उसूलों पर चलता है। इन साफ सुथरी और खुली चौड़ी दुकानों पर हर जरूरी चीज मिलती है। अरे ये काले चश्मे वाला तो चतुर सरदार है, लेकिन अब ये हर चीज बाकायदा पैसे देकर खरीदता है। ये 60,000 गैलन साफ सुथरे पानी की टैंकी नगर निवासियों के लिए बनाई गई है। पहले पहल का वो जनरेटर अब बिजली घर में बदल गया है। नगर का ये डाकखाना 1947 से चल रहा है। इसमें तार घर भी है, टेलीफोन वगैरह का बंदोबस्त भी कर लिया गया है। नगर की सड़कों के दोनों तरफ अनेक प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं। ये पेड़ सिर्फ साया ही नहीं देंगे, बल्कि इनके अलग अलग फूल इन सड़कों की शोभा भी बढ़ाते रहेंगे। यहाँ हर रोज सैकड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं, या यूं कहिए कि वन महोत्सव का जादू यहाँ हर तरह से अपना रंग दिखा रहा है। ये छोटे बड़े सबके परिश्रम का फल है कि आज यहाँ के स्कूलों और कॉलेजों में विद्या प्राप्त करने के लिए सब जातियों के विद्यार्थी सिर्फ भारत के कोने कोने ही से नहीं, बल्कि चंद एक दूसरे देशों से भी खिंचे चले आते हैं। इनकी दम तोड़ मेहनतों और कोशिशों ही ने इस जंगल में मंगल कर दिखाया है। इसी जगह जहां सिर्फ 7 ही साल पहले डाकुओं का राज था, आज अनेक जातियों के लोग सुख चैन से जिंदगी बसर कर रहे हैं। जमींदारों में से बहुत सौ ने मंडल से वापस ली हुई आधी जमीन पर अपने मकान बना लिए हैं और बाकी के बना रहे हैं। जंगल में मंगल करने वालों ने यह साबित कर दिखाया है कि इंसान जानबूझकर बुरे काम नहीं करता। भूख और गरीबी ही उसे डाकू, लुटेरा और खूनी बनने पर मजबूर करती है। अगर उसे ईमानदारी से जिंदगी बसर करने का मौका दिया जाए तो वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। इन सच्चे सेवकों के विश्वास अनुसार वो दिन दूर नहीं जबकि इस छोटी सी सुंदर नगरी में कोई भिखारी न रहेगा, कोई भूखों न मरेगा और कोई चोरी डकैती या किसी का खून नहीं करेगा। इस जमीन का जर्रा जर्रा और इन आलीशान इमारतों की एक एक ईंट अपनी खामोश जबान में संस्थापकों की सफलता का भेद बता रही है, और वो ये है कि अगर सिर्फ चंद ही लोग सच्चे दिल से देश सेवा की प्रतिज्ञा कर लें, ऊंच नीच के भेदभाव, स्वार्थ, झूठे अधिकार और स्वाभिमान को त्याग कर अपने तन मन धन को देश सेवा और मानवता के सुख के लिए अर्पण कर दें, तो कोई वजह नहीं कि हमारे भारतवर्ष में एक बार फिर राम राज्य स्थापित न हो जाए। लेकिन भारत की हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कि हम सब देश सेवा को अपना आदर्श मानकर सच्चे दिल से अपने कर्तव्य का पालन न करें। इन लोगों ने हमें बता दिया है कि हमारा कर्तव्य क्या है। भारत को सुखी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। जय वल्लभ विद्यानगर, जय हिंद।